कक्षा 11वीं, विषय रसायन शास्त्र, अध्याय 2, परमाणु की संरचना। इसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की बात करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, ये है सही विकल्प का चयन करें। और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 27 और उसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 24 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इससे हम प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं, क्योंकि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई 27, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 14। इसको घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 13। ये किसकी संख्या हो जाएगी, प्रोटॉनों की। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि परमाणु उदासीन होता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी 13। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समस्थानिक में इनकी संख्या समान होती है। तो समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न होता है। तो परमाणु क्रमांक मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या, इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रयोग में किस धातु पर अल्फा कणों की बौछार की गई थी। तो ये सोना स्वर्ण धातु थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के लिए n बराबर 3 है, l बराबर 2 है, तो m के मान होंगे। तो जो m का मान होता है वो l पर निर्भर करता है। इसका मान +l से लेकर के कहाँ तक होता है, +l और -l इन दोनों संख्याओं के बीच होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, l का मान देख लीजिए, l का मान कितना है 2, तो इसका मान +2 से और -2 के बीच होगा। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, ये हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा ये 0, फिर ये कितना हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 2। तो +2 और -2 का मतलब यही है कि -2 से लेकर के +2 की सारी संख्याओं का मान। तो इस तरह से इसका ये सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं, ये Cl- आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसमें यहाँ माइनस लगा है। तो आप जानते हैं कि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 17, यदि इसमें ऋणावेश आ गया, माने इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, तो इसमें परमाणु क्रमांक हो जाएगा, या इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 18। अब अगला क्वेश्चन है, बोर का परमाणु मॉडल व्याख्या कर सकता है। तो जो बोर का परमाणु मॉडल है केवल वो हाइड्रोजन परमाणु जैसे तत्वों का ही व्याख्या कर सकता है। तो यहाँ पर एक परमाणु व आयन हो जिसके स्पेक्ट्रम में केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, केवल उसकी ये इसकी सीमा है कि जो बड़े परमाणु होते हैं या एक इलेक्ट्रॉन से अधिक वाले तत्व होते हैं उनकी व्याख्या ये नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि केवल ये एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का या आयन का उसी की व्याख्या कर सकता है। अब अगला प्रश्न है, क्लोरीन गैस का परमाणु क्रमांक 17 है, इसके बाह्यतम कोश में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप जानते हैं क्लोरीन का 17 होता है, तो इसको हम 2, 8, 7 करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। तो ये बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 7, इसलिए यहाँ पर 7 भरेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग 7 है तो दिगंशी क्वांटम संख्या का मान होगा। तो यहाँ पर दिगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना होता है 3 होता है। अब ये 3 इसलिए हो गया कि दिगंशी क्वांटम संख्या में ही 4 उपकक्षक होते हैं, S, P, D और F। F से बड़ा कोई कक्षक नहीं है। इसका मान 0 होता है, इसका मान 1 होता है, इसका मान 2 होता है और इसका मान 3 है। तो इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 3 आएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में आवश्यक रूप से खाली स्थान होता है। तो नाभिक में कुछ हो या ना हो, प्रोटॉन जरूर होता है। न्यूट्रॉन का होना जरूरी नहीं है, जैसे हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता ही नहीं, न्यूट्रॉन होता नहीं, प्रोटॉन है भर है। तो इसलिए नाभिक के अंदर क्या होना जरूरी है, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की खोज खाली स्थान ने की थी, चैडविक ने की थी। उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण खाली स्थान होता है। तो जो उच्चतम तरंग दैर्ध्य होती है वो किसकी होती है, रेडियो तरंगों की होती है। दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 1 होने पर कक्षा का आकार होगा। अब हम जानते हैं कि दिगंशी क्वांटम नंबर का मान यदि 0 है तो यस हो जाएगा,
और यदि 1 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, p कक्षक को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर किसका मान है, 1 है, और कौन सा कक्षक आएगा, p। तो p का आकार कैसा होता है, डंबल के आकार का होता है, इसलिए यहाँ पर डंबल जैसे हो जाएगा। फिर अगला है नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना अधिकतम होती है उसको खाली स्थान कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, कक्षक। 8वां है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, उसकी द्रव्यमान संख्या 66 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन होंगे। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन 36 होंगे। कैसे निकल आया, ये 66 द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक माने प्रोटॉनों की संख्या घटा देते हैं, तो किसकी संख्या आ जाती है, न्यूट्रॉनों की। इसके घटाने पर कितना आ जाएगा, 36। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36। 9वां प्रश्न है चुंबकीय क्वांटम संख्या खाली स्थान से संबंधित है। क्योंकि ये कक्षक बताती है इसलिए किससे संबंधित है, अभिविन्यास से संबंधित है। ये इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ किस तरह से रहेंगे। अब आते हैं सही जोड़ी में। तो पहला है गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने किसको खोजा था, एनोड किरणों को खोजा था। इसके बाद क्या है, जे थॉमसन, इन्होंने किसे खोजा था, कैथोड, और इससे इलेक्ट्रॉन को भी खोजा था कैथोड किरणों की सहायता से। फिर तीसरा है मोसले। तो मोसले परमाणु संख्या को बताने वाले पहले थे क्योंकि इन्होंने आवर्त सारणी को भी बनाया था। फिर ये रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद रिडबर्ग हैं, तो इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में फार्मूला दिया था, उसको अध्ययन किया था। फिर ये साडी हैं, तो साडी ने समस्थानिक को बारे में बताया था। हाइजेनबर्ग हैं, तो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत, आगे हम पढ़ भी लेंगे, उसको बताया था। फिर आया समरफील्ड। तो समरफील्ड ने दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट को बताया था। आप इधर नीचे से भी उत्तर देख सकते हैं, ये पहले का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, ये चौथे का है, ये 5वें का, ये 6वें का, ये 7वें का है और ये 8वें का। इससे आप मिला सकते हैं। अब देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आंसर हो गया जे थॉमसन। फिर डी ब्रॉगली समीकरण क्या है, तो ये था लेमडा बराबर h/m भी, यहाँ बटे लगा है, इसको ध्यान में रखना है, h/m भी है। दिगंशी क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं, तो ये किससे दर्शाते हैं, L से। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का क्या सूत्र है, तो ये डेल x है और ये डेल p, और ये हो गया ग्रेटर देन h/2π। यहाँ पर h/2π है, ये इसका सूत्र होता है। यहाँ अपॉन लगा देना फिर से, डेल्टा x इंटू डेल्टा p, और ये ग्रेटर इक्वल टू h/2π। फिर अगला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, चैडविक ने की थी। इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को। एक बार इसे और आप देख लेंगे। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल टू ग्रेटर देन h/4π। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब 2 अंकों के प्रश्नों को देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में से एक में है, तब इस इलेक्ट्रॉन की n, l, m के संभावित मान क्या होंगे। तो चलिए हमारे पास 3D कक्षक है तो देखते हैं। कक्षकों की संख्या इस तरह से होती है, यदि हमारे पास ये l का मान है, l बराबर यदि 0 हो तो इसका मान s होता है, यदि 1 हो तो इसका मान p होता है, और यदि 2 हो तो इसका मान d होता है, और यदि 3 हो तो इसका मान क्या होता है, f। ये अधिकतम मान है l के लिए, l का अधिकतम मान इतना होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो n का मान है, तो जो यहाँ संख्या लिखी रहेगी कक्षक के सामने वो n का मान कहलाएगा, इसको बोलेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। अब यहाँ पर d लिखा है तो d के लिए हम l का मान निकालेंगे, तो इससे देख लेंगे d के लिए कितना होता है, 2 होता है। यदि p लिखा होता तो हम 1 लिख लेते, f लिखा होता तो 3 लिख लेते। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है d, तो d के लिए हम l का मान क्या लिख लेंगे, 2। और जब l का मान आ जाता है तो यहाँ 2 को हम 2 तरह से, हम -2 से कहाँ तक ले जाएंगे, +2 तक। तो यहाँ पर देखिए -2, -1, 0 और +1 और +2, इस तरह से हम यहाँ पर m का मान निकाल लेते हैं। अब अगला प्रश्न है, एक तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन है एवं 35 न्यूट्रॉन है, तब प्रोटॉनों की संख्या एवं तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
29। और जनरली जो परमाणु होता है सामान्यतः उदासीन होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 29, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 29 हैं। तो यही उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 29 दी है। अतः यहाँ पर जो जेड का परमाणु क्रमांक हो गया वो कितना हो गया, 29 हो गया। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। जेड बराबर 29 है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ आर्गन तक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 18। आर्गन 18 हो गया, तो 18 और 10 कितने हो गए, 28, और ये हो गया 29। अब यहाँ पर हम ये भी ध्यान रखेंगे कि यस में कितने होते हैं, वैसे तो इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और इसमें कितना भरना चाहिए, 9। लेकिन आप जानते हैं कि अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण पूरित कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए इसमें 1 भरा गया, 1 इलेक्ट्रॉन डी में दे दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3d10 और 4s1। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। आप चाहें तो इसका 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा भी कर सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो यहाँ पर देखिए 6 2 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18। ये किसका परमाणु विन्यास होता है, 18। एक जो है ये अक्रिय गैस होती है आर्गन, तो यहाँ पर इसी की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, 18 की जगह पर क्या लिख दें, आर्गन। तो यहाँ आर्गन का मतलब क्या हो गया, 18। 18 के बाद यहाँ पर 18 और 2 कितने हो गए, 20, और 20 9 कितना हो गया, 29 हो गया। लेकिन डी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिससे अस्थायी होता है, युग्मित नहीं होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है, इसलिए इसका 1 हो जाता है और इसका क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देना है। तो आर्गन भी लिख सकते हो, या आर्गन का मतलब 18 तक के इलेक्ट्रॉनों का विन्यास भी कर सकते हो। उसके आगे 3d10 हो गया, 4s1 हो गया। अब यहाँ अगला प्रश्न है, देहली आवृत्ति क्या है। तो प्रत्येक धातु के लिए आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके नीचे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं होता, इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसको ऐसा समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये धातु की सतह है, जब हम इसमें प्रकाश डालते हैं तो उसके प्रकाश के पड़ने से इसमें क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यही कि हर प्रकाश नहीं पड़ता, इस प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति होती है कि चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 50 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति डाल रहे हैं, तब इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यदि 50 से कम का डालेंगे तो नहीं निकलेगा, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर यही हो गए, ये क्या हो गया, आपतित प्रकाश के लिए न्यूनतम आवृत्ति, जिसके नीचे यदि आप आवृत्ति को रखोगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। इस आवृत्ति को क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति। तो चलिए दोबारा से सुन लेते हैं। आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति, जिसके नीचे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता, उसे ही देहली आवृत्ति कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्यफलन किसे कहते हैं। तो फिर से वही है, धातु की सतह से किसी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए या निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए धातु की सतह है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें मान लीजिए हम यहाँ पर 100 किलो जूल या 100 जूल की ऊर्जा हम लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। इसके बाद हम इसको यदि 110 कर दिए, इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, तो ये न्यूनतम ऊर्जा है कि कम से कम 110 जूल की ऊर्जा लगाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इस तरह से यही है कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए या निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहा जाता है। अगला है, कैथोड किरणों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। यदि इनके मार्ग में कोई अपारदर्शी ठोस पदार्थ रख दिया जाए तो ग्लास ट्यूब के दूसरी ओर उसकी छाया पड़ती है। ये किरणें धातुओं से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ये किरणें ऋणावेशित होती हैं। इस तरह से कम 2 विशेषता आपको लिख देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या में अंतर लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं, और द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है, दोनों को मिला के कहा जाता है। इसे Z से दर्शाते हैं, इसे A से दर्शाते हैं। अगला है, परमाणु कक्षक किसे कहते हैं। तो नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम रहती है, परमाणु कक्षक कहलाता है। त्रिविम क्षेत्र का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में उसके चारों ओर का
क्षेत्र ही क्या कहलाता है, त्रिविम क्षेत्र कहलाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, परमाणु कक्षक कहा जाता है। तो फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर सीधे सीधे नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या प्रायिकता अधिक होती है उसे कक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु का नाभिक अल्फा कणों को प्रतिकर्षित करता है, क्यों? तो प्रत्येक अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेना है कि अल्फा कण के अंदर भी क्या होते हैं, धनावेश होते हैं। कितने धनावेश होते हैं, 2। और परमाणु के केंद्र में भी धनावेशित नाभिक होता है। तो हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए परमाणु का नाभिक भी अल्फा कण को प्रतिकर्षित करता है। तो ये समझ लीजिए, परमाणु का नाभिक है, इसके अंदर धनावेश हैं, और यहाँ पर ये अल्फा कण है, इसमें भी धनावेश हैं। जब ये एक दूसरे के पास जाएंगे तो समान आवेशों के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब अगला देखते हैं, क्वांटम किसे कहते हैं। तो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु या अणु से ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप से न होकर के सूक्ष्म पैकेट या क्वांटा के रूप में ऊर्जा का संचरण होता है। तो 1 सेकंड में इस ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन का मात्रक क्वांटम कहलाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये ऊर्जा का स्रोत है और इससे जो है ऊर्जा निकल रही है। तो पहले ये पैकेटों के रूप में निकलती, पहले ये निकल गया, फिर कुछ समूह ग्रुप बन गया, फिर निकल गया। इस तरह से छोटे छोटे पैकेटों के रूप में ऊर्जा निकलती है, इसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। अगला प्रश्न है, फोटान किसे कहते हैं। ऊर्जा स्रोत से विकिरित प्रकाश ऊर्जा कणिकाओं के बंडल को फोटान कहते हैं। अभी हम यहाँ देख लिए कि ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों के रूप में ही निकलती है। इन्हीं पैकेटों को क्या कहा जाता है, फोटान कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है। तो विभिन्न प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को उनकी आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के बढ़ते घटते क्रम में व्यवस्थित करने से जो क्रम प्राप्त होता है उसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ किरणों का नाम बताऊँ, तो यहाँ पर मेरे पास यदि गामा किरण है तो यहाँ पर मैं गामा लिख दिया, फिर इसके बाद एक्स किरणें लिख दिया, फिर इसके बाद यूवी किरणें लिख दिया। ये किरणों के नाम हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसकी तरंग दैर्घ्य कम है, उससे ज़्यादा इसकी है, उसकी ज़्यादा इससे है। तो तरंग दैर्घ्य में हम इसको क्या कर दिए, व्यवस्थित कर दिए, तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। इसी तरह से आवृत्ति के बढ़ते या घटते क्रम में हम जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों को व्यवस्थित कर देते हैं, एक क्रम में बैठा देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब चलिए 3 अंक के प्रश्नों को देखते हैं। और ये प्रश्न समझना है, कोई प्रश्न ऐसा फिक्स नहीं होता। 2 अंक वाला भी, बड़े क्वेश्चन भी छोटे क्वेश्चन में छोटे टुकड़े टुकड़े में आ सकते हैं। ये भी 2 अंक में आ सकता है, और 2 अंक वाला थोड़ा बड़ा बन के 3 अंक में आ सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, दिए गए परमाणु क्रमांक Z एवं परमाणु द्रव्यमान A वाले परमाणुओं का पूर्ण संकेत लिखिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, Z माने परमाणु क्रमांक 17 हो गया और उसका द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, 35 हो गया। तो जब हम संकेत लिखते हैं तो परमाणु क्रमांक को नीचे लिखते हैं। तो नीचे लिख दिए 17 और ऊपर लिख दिए 35। और ये जो 17 परमाणु क्रमांक होता है किसका होता है, क्लोरीन का, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, क्लोरीन लिख दिए। अगला हमारे पास जो Z का मान है, परमाणु क्रमांक है 92, तो ये 92 नीचे लिखेंगे। और ये द्रव्यमान संख्या है 233, ये ऊपर लिखेंगे। और ये जो परमाणु क्रमांक होता है ये किसका होता है, यूरेनियम को, तो यहाँ पर U लिख दिए हैं। इसके बाद तीसरा नंबर का देख लेते, इसमें Z का मान कितना है, 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिए हैं। यहाँ A का मान कितना है, 9, तो 9 लिख दिए हैं। और ये परमाणु क्रमांक किसका होता है, बेरिलियम का, इसलिए Be लिख दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमको तत्वों की पहचान करके उसको संकेत के रूप में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम लैंप से 580 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य लैम्डा वाली पीला प्रकाश उत्सर्जित होता है। पीले प्रकाश की आवृत्ति एवं तरंग संख्या की गणना करिए। तो सबसे पहले देखते हैं, दिया है लैम्डा, तो लैम्डा का मान कितना दिया है, 580 नैनोमीटर। तो ये 580 हम लिख दिए, और नैनो का मतलब 10 की घात -9 होता है, इसलिए नैनो हटा के 10 की घात -9 मीटर लिख दिए। अब ये जो C होता है ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमको अपने से लिख लेना है। अब इसमें हमसे पूछा है प्रकाश की आवृत्ति, तो चलिए आवृत्ति का जो सूत्र होता है ये होता है न्यू। ये जो ऐसे बना है ये न्यू है, इसको ऐसा पढ़ते हैं अंग्रेजी में NU, ये क्या हो गया, न्यू।
तो न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पर सी का मान देख लेते हैं। सी का मान कितना है, 3 × 10⁸ तो यहाँ पर सी का मान रख दिए। फिर यहाँ पर लेमडा है, तो लेमडा का मान कितना है, 580 × 10⁻⁹ तो ये मान रख दिए हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। तो नीचे हमारे पास 580 है और ऊपर 3 है। तो एक काम करते हैं, इसमें से कुछ शून्य उधार ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ 10⁸ है, मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ 10⁵5, तो इससे 3 शून्य ले लिए हैं, इसलिए यहाँ पर 8 की घात कितनी हो गई 5 और 3 शून्य हम यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि 580 से इसको थोड़ा बड़ा बनाना है। अब 3000 में 580 का भाग करेंगे तो 5.17 आ जाएगा। अब हमारे पास ये घात कितनी है 5 और नीचे घात है -9 ऊपर से चला जाएगा तो 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस तरह इसकी आवृत्ति हो जाएगी 5.17 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसके बाद हम बात करते हैं तरंग संख्या। तो तरंग संख्या ये v बार बराबर होता है 1/λ। यहाँ 1 लिख दिए और ये लेमडा का मान देख लीजिए। लेमडा का मान जो ऊपर दिया था ये वाला मान, यही मान हम यहाँ पर उठा करके रख दिए हैं। ये देख लीजिए, ये इसका मान रख दिए। मान रखने के बाद अगले स्टेप में देखिए 10⁻⁹ है तो ऊपर लिख दिए, प्लस में 10⁻⁹। अब फिर से हमको इसको संख्या बनाना है। ये 580 है तो हम एक काम करेंगे, इसमें से 1000 3 शून्य ले लिए, तो ये हमारे पास 9 था तो 9 का कितना हो गया 6 और 1000 हम इधर कर लिए हैं। अब इसमें 580 का यदि भाग कर देंगे तो 1.72 जो है इसका भागफल आ जाएगा और ये 10�6 है तो 10�6 और ये हो जाएगा प्रति मीटर। ये तरंग संख्या का मान हो जाएगा। अच्छा, एक प्रकाश तरंग जिसका आवर्तकाल 2 × 10⁻−10 सेकंड है के लिए तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति एवं तरंग संख्या की गणना करिए। तो चलिए हम जानते हैं ये जो आवृत्ति है न्यू बराबर, ये आवृत्ति है, न्यू बराबर 1/आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल का सूत्र कितना हो गया 1/t। तो यहाँ पर हो गया 1/2.0 × 10⁻−10। अब ये कैसे आ गए, इसको हल कैसे करेंगे। तो हमारे पास 1 × 10⁻−10 को यहाँ पर हम -10 लिख दें, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा +10 और बटे में कितना हो गया 2। इस तरह से है। अब इससे 1 10 उधार ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10⁹ और बटे में कितना हो गया 2। तो 2 का भाग करेंगे तो इस तरह से 5 × 10⁻, यहाँ पर +9 आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से ये हल होगा। अगला देखते हैं लेमडा बराबर क्या होता है c/न्यू। तो यहाँ c का मान 3 × 10⁸ है और ये जो न्यू का मान आया है 5 × 10⁹ आया, तो ये लिख लिए। अब यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो इस तरह से इसको हल करने पर 6 × 10⁻−2 जैसे ऊपर हल किए हैं उसी तरह से इसको आप भी हल करके देख लीजिएगा। अगला यहाँ पर है तरंग संख्या। तो तरंग संख्या 1/λ होती है। ये लेमडा का मान है तो यहाँ लेमडा रख दिए, 1 बटे क्या हो जाएगा 6 × 10⁻−2, लेमडा का मान रख दिए। अब यहाँ 10⁻−2 को ऊपर कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में 6 का भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। इस तरह से आप इसको हल करके देख लेंगे। अगला प्रश्न है, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन n = 6 से उत्तेजित होकर आद्य अवस्था में पहुँचता है तब उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, सूत्र से भी और इससे भी। देखिए वो 6 से पहले किस में आएगा 5 में, फिर 6 से किस में आ सकता है वो 4 में, फिर 6 से किस में 3 में, और 6 से किस में आ सकता है 2 में, और 6 से किस में 1 में। तो इस तरह से यहाँ कितनी स्थितियाँ 1 2 3 4 5, कुल इसमें कितनी स्पेक्ट्रम में रेखाएँ निकलेंगी 5। इसी तरह से जब ये 5 में पहुंचेगा तो 5 से 4 में आ सकता है, 5 से 3 में आ सकता है, 5 से 2 में आ सकता है, 5 से 1, तो इस तरह से 4 स्पेक्ट्रमी रेखाएं हो गई। फिर अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस तरह घटते क्रम में आ जाएंगे। ये 4 है तो 4 से 3 में आ सकता है, फिर 4 से 2 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है, तो इसमें 3 स्पेक्ट्रमी रेखाएँ निकलेंगी। फिर 3 से ये 2 में आएगा, 3 से ये 1 में आएगा, यहाँ 1 समझ लेना है, 1 में आएगा तो इसमें कितनी हो जाएंगी कुल मिला के 2। फिर यहाँ 2 से किस में आ जाएगा 1 में, 1 इसकी आद्य अवस्था हो जाएगी तो इसमें कुल हो गया। तो अब इसको टोटल कर लेते हैं तो 5 4 ये 9 हुआ, 9 3 12 हुआ, 12 2 14 हुआ, 14 1 15, तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई 15। दूसरा ये सूत्र होता है रेखाओं की संख्या का, इस सूत्र से भी गणना कर सकते हैं n(n)-2। तो n का मतलब ये कहाँ से आ रहा है 6 से, तो 6 - 1, तो 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा, तो 6 पंचे 30 और 30 में 2 का भाग कर देंगे 15।
या 2 तिहाई 6, 3 5 15, इस तरह से में 15 स्पेक्ट्रमी रेखाएं आएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻−31 किलोग्राम है। इसकी गतिज ऊर्जा 3 गुणे 10⁻−25 जूल है। तब इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो जो हमको दिया है सबसे पहले देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा के बराबर 3 गुणे 10⁻−25 जूल, ये क्वेश्चन से ले लिए हैं। यहाँ m बराबर 9.1 गुणे 10⁻31 जूल, तो यहाँ पर हम इससे क्वेश्चन से इसको उतार लिए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन से सारे मान ये रख लेंगे। मान रखने के बाद हम गतिज ऊर्जा का सूत्र जानते हैं, के बराबर 1/2 mv²। अब यदि हमको भी निकालना है तो 2 का गुणा इधर कर देंगे तो 2 हो जाएगा, बटे में m हो जाएगा, इसका भी हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। इसके बाद इनका मान रख देते हैं। देख लीजिए, ये गतिज ऊर्जा का मान इतना है 3 गुणे 10⁻−25 जूल, तो यहाँ पर ये लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए। m का मान 9.1 है, गुणे 10⁻−31 है। अब यदि आप इसको पूरी तरह से हल करेंगे तो ये 812 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसको हल करके देखना है और फिर इसको ये मान निकालना है। तो ये भी का मान आ गया। अब हमसे यहाँ क्या पूछा है? डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य, उसको भी निकाल के देखते हैं। तो चलिए, यहाँ डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है लैम्डा बराबर h/mv। तो यहाँ h का मान क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, 6.626 गुणे 10⁻34 होता है, ये हम h का मान रख दिए। फिर m का मान क्वेश्चन में दिया था, ये 9.1 गुणे 10⁻−31, तो ये हम m का मान रख दिए हैं। और यहाँ पर हमको v का मान रखना, v का मान 812 आया था, तो यहाँ 812 कर दिए हैं। अब इनको हम हल करेंगे तो 8.967 गुणे 10⁻7 मीटर, इस तरह से इसकी तरंग दैर्ध्य आ जाएगी। तो इसका हल करके आपको खुद से देखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। एक परमाणु कक्षक में n बराबर 3 के लिए l दिगंशी क्वांटम संख्या, m चुंबकीय क्वांटम संख्या के संभावित मान निकालेंगे। तो देख लिए, हमारे पास n बराबर 3 है, तो जो l है वो इससे एक कम होता है और उसके हिसाब से हो जाएगा 0 1 2। तो इस तरह से यहाँ l का मान हो जाएगा 0 1 2। 3 से एक कम वाली संख्या हम 0 तक लौट के चलेंगे तो 2 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको l का मान निकालना है, तो l का मान, ये m का मान निकालना है, तो ये l के मान पर डिपेंड करता है। यदि l का मान 0 है तो m का मान भी कितना हो जाएगा? 0। फिर देख लेते हैं, यदि l का मान 1 है तो इसका +1 से लेकर के कहाँ तक लिखते हैं? -1 या -1 से +1 तक, जैसा भी लिखना चाहें। तो ये +1 0 -1 या -1 0 +1, जैसा भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। इसके बाद यदि l का मान 2 हो तो ये +2 से लेकर के कहाँ तक होगा? -2 या -2 से लेकर के +2। तो +2 +1 0 -1 -2, आप इसको सीधा उल्टा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको निकालना है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या m और l की लिस्ट दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम लिस्ट देते हैं, समझते हैं 3D कक्षक क्या है। तो यहाँ पर 3D है, तो यहाँ पर n, ये जो पहली वाली संख्या होती है वो n को दर्शाती है। तो n का मान कितना हो गया? 2 3। अब इसके बाद यहाँ आपको समझना है कि s के लिए 0 होता है l का मान, और p के लिए 1 होता है, और यहाँ d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। किसका मान होता है? ये l का मान होता है। तो हमारे साथ d के साथ ये 3 के साथ d लिखा है, और d का मान कितना होता है? 2 होता है, इसलिए l बराबर कितना हो गया? 2। और यदि 2 आ गया तो m का मान जब हम निकालते हैं तो यहाँ +2 से लेकर के -2 तक निकालेंगे, या -2 से +2 तक। तो +2 +1 0, फिर -1 -2, इस तरह से इसका मान आ जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी कक्षक संभव है? तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? 1p। तो इसके संख्या को देख लेते हैं। तो यहाँ n बराबर 1 है, तो l बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। अभी हम पढ़ें कि l का मान कितना होता है। यहाँ l का मान 0 हो सकता है, l का मान जो है 1 हो सकता है, वह l का मान 2 हो सकता है, l का मान 3 हो सकता है। जब 0 होगा तो यस को बताएगा, 1 होगा तो p को बताएगा, 2 होगा तो d को बताएगा, और यहाँ 3 होगा तो किसको बताएगा? f को। अब हमारे पास यहाँ 0 है, तो क्या यहाँ पर p संभव है? क्योंकि l में तो 1 आया ही नहीं। 1 किसके लिए होता है? p के लिए, और यहाँ 0 आया, तो यहाँ पर ये 1p संभव है ही नहीं। आपको ये समझना कि 1p संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर l का मान 0 आया है, तो 0 किसके लिए होता है? यस के लिए होता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 3D कक्षक के लिए। तो यहाँ पर जो n का मान है वो 3 है। जब n का मान 3 होगा तो d का मान कितना हो गया?
एल का मान कितना हो गया 2, क्योंकि जो डी होता है वो 2 के लिए होता है। यदि आपके पास यहाँ पर 0 आए एल का मान तो यस, 1 आए तो पी, 2 आए तो डी और 3 आए तो एफ। फिर से बता देता हूँ, इसको ध्यान रखना, यस और ये हो गया पी और ये हो गया डी और ये हो गया एफ, ये किसके मान होते हैं, एल के मान होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एन का मान यदि 3 है तो एल का मान उससे 1 कम होगा, मतलब क्या हो गया 2, और 2 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये समझ लेना है कि ये डी है इसलिए 2 हो गया। अब इसको हम +2 से लेकर के -2 तक लिख देंगे, एम का मान निकल आएगा +2 +1 0 -1 -2 इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन है कि यहाँ क्या 1p मान संभव है, ये देख लीजिए। 1p के बारे में सोचते हैं कि क्या 1p हो सकता है कभी, तो 1p के देख लीजिए। तो 1 लिखा है, माने एन का मान कितना हो गया 1, और इससे कम 1 लेंगे तो ये किसका मान हो गया, एल का मान कितना हो गया 0, और 0 का मतलब एस कक्षक होता है, पी कक्षक नहीं होता, इसलिए 1p का मान तो संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 का मतलब तो यस होता है। इसी तरह से अब देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा 2s की बात करते हैं। तो जब n का मान 2 होगा तो l का मान इससे 1 कम होता है, तो 1 0 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 का मतलब यस हो गया और 1 का मतलब p हो गया। अब इसके साथ यहाँ d भी लिखा है, तो यहाँ पर जो है 2s और 2p दोनों संभव है, बाकी चीज़ें संभव नहीं हैं। इसके बाद तीसरा देख लें, यदि n का मान 3 है तो l का मान 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। s 0 का मतलब यस होता है, 1 का मतलब p होता है, 2 का मतलब क्या है d है, यदि l का मान ऐसा हो तो यहाँ पर देखिए 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है, लेकिन 3f संभव नहीं है, 3 के साथ f आ ही नहीं सकता, यही समझ लेना है आपको। अगला प्रश्न है, SPD नोटेशन का उपयोग करते हुए निम्न कक्ष क्वांटम संख्याओं की व्याख्या करिए। तो यहाँ n बराबर 1 दिया है और l बराबर 0 दिया है, तो यही समझ लेना है कि यदि 0 आ गया l का मान तो हमको यस लिख देना है, और n का मान 1 है, मतलब ये क्या हो गया 1s। अब यहाँ फिर से देखिए, यहाँ n बराबर 3 है तो ये हम 3 लिख दिए, और जब l 1 होता है तो इसका मतलब क्या है p है, तो ये क्या हो गया 3p को बताता है। इसी तरह से यहाँ से देखते हैं n बराबर 4 है तो हम 4 कर लिए, l का मान 2 है तो 2 किसके लिए होता है d के लिए, इसलिए ये हो जाएगा 4d। फिर n बराबर ये 4 है तो हम ये 4 लिख दीजिए, l का मान यदि 3 होता है तो हम f लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4f हो जाएगा। इस तरह से इसको लिखना है। क्वेश्चन है, 6 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं नीचे दी गई हैं, इन्हें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, इनमें से भी संयोग में समान ऊर्जा हो तो बताइए। तो यहाँ पर 6 नहीं, ये 4 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या हम यहाँ पर कर लिए हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि n बराबर 4 है और l बराबर 2 है तो हमको यहाँ पर n + l का नियम लगाना है, जिसके n + l का मान कम होगा वो पहले भरा जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यदि हमारे पास 4d है, ये 4d कैसे जान गए, n का मान 4 है, l का मान 2 है, तो 2 के लिए d लिखते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, l के मान में कन्फ्यूजन होता है, यदि l का मान 0 आए तो उसको यस समझना है, यदि 1 आए तो p समझना है, यदि 2 आए तो d समझना है, और यदि l का मान 3 आए तो f समझना है। तो हमारे पास यहाँ l का मान 2 है, मतलब ये d हो गया। अब यदि हम यहाँ पर ये 4 रख देंगे और d का मान यहाँ पर हम क्या रख दिए 2 रख दिए, n + l का लगा रहे हैं, तो इसका मान कितना आ गया 6। अब हम 3d की बात करते हैं, 3d कैसे मिल गया, n का मान 3 है तो 3 लिख दिए, l का मान 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो n + l है तो यहाँ n का मान कितना है 3, l का मान 2 है तो इधर से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये 3d हो गया। अगला सेट हम देखते हैं, ये 4 दिया है और l का मान 1 दिया है, तो यहाँ पर 4 हो गया, अब l 1 होगा तो इसका मान p हो जाएगा। तो यहाँ पर जान गए हम लोग कि n + l है तो n का मान 4 और l का मान कितना हो गया 1, तो कितना आ गया ये 5। अब 3d के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो n बराबर 3 हो गया और d के लिए कितना होता है ये 5 हो गया। अब ऊर्जा किस में भरेगी, सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सब में 5 है, तो पहला कौन सा लेंगे, तो हमको पहला वो सेट लेना है जिसमें जो है तो चलिए अब ये संख्या हमारे पास आ गई जिसमें है हम n + l निकाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इसका मान कितना हो गया 4,
तो इसका मान कम आ रहा है, इसलिए 3p पहले भरा जाएगा इनमें से, तो हम ये 3p लिख दिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पास हमारे पास दो चीज़ें हैं, यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया। तो जब समान संख्या आ जाती है तो पहले वो भरा जाता है जिसमें n का मान कम हो। तो यहाँ देखिए 3d है और ये 4p है, तो इसमें n का मान कम है, इसलिए सबसे पहले क्या भरा जाएगा, यहाँ 3d, और बाद में क्या भरा जाएगा, 4p। इसके बाद ये 6 है तो अपने आप ही अलग है, ये बड़ा है तो इसलिए लास्ट में ये भरा जाएगा। तो बस यही n+l का रूल लगा करके हम इसको ऊर्जा के क्रम में, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। अब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाना है, तो ये फास्फोरस है, क्रोमियम है, आयरन है और ये क्रिप्टॉन है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ ये इसमें फास्फोरस में 15 होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब ये 3p1, 3p2, 3p1, ये 3p11 है। तो अब इनको सबके गिनेंगे, p का अलग अलग है, चाहें तो आप ऐसे बॉक्स बना करके भी इसको बना सकते हैं इस तरह से, और एक एक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो चाहे इसमें बॉक्स बना के कर दीजिए या सीधे ही लिख दीजिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल हैं, तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। इसी तरह से क्रोमियम का करेंगे, इसको ध्यान से करना है, क्रोमियम वाला समझिएगा। तो यहाँ 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3s6 हो गया। ओरिजिनली में इसमें 3d4 होता है और 4s2 होता है, लेकिन आबो के नियम का ये पालन नहीं करता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यस वाला डी में चला जाता है, क्योंकि इसमें यदि 4 होंगे तो वो अस्थायी हो गए, यदि एक चला जाता है अर्धपूरित कक्षक हो जाता है तो 5 हो जाएंगे। इसको ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ये है डी कक्षक और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, एक इलेक्ट्रॉन ये भरा है, और हमारे पास ये 4s2 है। तो ये 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, एक ऐसा एक ऐसा, इस तरह से 4s है और ये 3d है। अब ये जो एक कक्षक खाली है तो इसके कारण इसमें क्या होता है, स्थायीपन नहीं रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इधर का इलेक्ट्रॉन है इसमें आकर के आज भर जाता है, तो ये 3d5 हो जाता है और ये 4s1 हो जाता है। क्योंकि ये आधी कक्षा भर गई इसलिए अर्ध कक्षक कहलाती है, अर्धपूरित कक्षक अधिक स्थायी होती है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, इसके भीतर हो गई 5 और इसमें हो गई 1, कुल मिला के कितना हो गया, 6। इसी तरह से ये आयरन का देखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और यहाँ पर 3d6 और ये हो गया 4s2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये फिर से देख लेते हैं, यदि आप डी कक्षक बनाएंगे तो डी कक्षक में अधिकतम 5 कक्षक होते हैं इस तरह से। ये अब 6 भरना है तो 1 1 1 1, ये 5 हो गए और एक जोड़े में हो गया, तो कितने अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। इस तरह से इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4। अब इसके बाद ये क्रिप्टॉन में देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये लास्ट में भी देख लेते हैं, सिर्फ 4s2 और ये कितना है, 4p6 है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम देख लेते हैं, ये 4s2 भी पूरा भरा है, p भी पूरा भरा हुआ है, माने इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई, इसके 2 लक्षण लिखिए। तो सन 1932 में चैडविक ने जब बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की तो एक नया कण प्राप्त हुआ जो उदासीन था, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था। उन्होंने इस कण को न्यूट्रॉन नाम दिया। तो ये समझ लीजिए अल्फा कण था और यहाँ पर ये बेरिलियम का नाभिक था। जब इसने इसमें बमबारी की, इसमें जाके टकराया, तब इसमें एक कण उत्पन्न हुआ जो उदासीन था, उसी कण को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। ये काम चैडविक ने किया था। अब इसके लक्षण क्या थे कि नाभिक में उपस्थित रहता है और आवेशहीन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है, या AMU में कह लें तो 1.00893 AMU होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, परमाणु तथा आयन में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं, परमाणु और आयन में अंतर समझ लेते हैं। यह पूर्णतः उदासीन होता है, यह धनावेशित या ऋणावेशित होता है आयन।
इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है परमाणु में। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है। परमाणु अस्थायी होता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आयन विलयन अवस्था में स्थायी होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब परमाणु होते हैं तो उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, उदासीन होते हैं, या धनावेशित होंगे या ऋणावेशित होंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती, इसीलिए तो आयन होते हैं। और इसमें जो परमाणु होता है रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, ये विलयन अवस्था में स्थायी होते हैं। इस तरह से यहाँ पर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले से सेकंड भाग में हम इसके 4 अंक के प्रश्नों को समझेंगे। थैंक यू।